आज हम भौतिक भूगोल में पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए ग्रीवा खंड या नापे जिसे बोलते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीवा खंड या नापे तीव्र क्षति संचलन तथा संपीड़न के द्वारा इनका निर्माण होता है। परिवलन मोडों में जैसा कि अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि इसकी दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज होती हैं और इनमें जब संपीड़न अधिक होने लगता है तो परिवलन मोड का एक खंड खिसककर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं और जिस तल के सहारे ये उत्क्रम होता है उसे उत्क्रम तल कहते हैं। उत्क्रम के कारण ऊपर उठे हुए भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं और जब संपीड़न अधिक तीव्र हो जाता है तो वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है तथा निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती हैं। इस तरह वलन की संरचना उल्टी हो जाती है और क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के लगातार होते रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा जो अत्यधिक संपीड़न होता है उससे अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है और ये जो संरचना बनती है उसमें कोई समानता नहीं होती। जब एक वलन की भुजा जो अपन ने अभी दशाएं बात की हैं ऐसे में टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। ग्रीवा खंड के उदाहरण वर्तमान वलित पर्वतों में पाए गए हैं। आल्प्स पर्वत में ग्रीवा खंड का विशेष अध्ययन किया जा चुका है। आल्प्स प्रदेश में सबसे पहले ग्रीवा खंड का क्रमबद्ध रूप से पर्यवेक्षण स्विस आल्प्स में किया गया और आल्प्स प्रदेश में एक ग्रीवा खंड के ऊपर दूसरे ग्रीवा खंड का आरोपण या निर्माण हो जाने से संरचना अधिक जटिल हो गई है। सबसे नीचे हेलवेटिक ग्रीवाखंड का, उसके बाद पिनाइन ग्रीवाखंड, फिर ऑस्ट्राइड ग्रीवाखंड और डिनाराइड ग्रीवाखंड मिलते हैं। और ये जो ग्रीवाखंड हैं इनकी स्थिति एक भूलहर के रूप में है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे जल में लहर उठती है, एक का शिखर दूसरे पे चढ़ जाता है तथा अंतिम लहर क्या होती है, अन्य सभी लहरों पर चढ़ जाती है। उसी प्रकार की स्थिति आल्प्स क्षेत्र में इन ग्रीवाखंड की मिलती है। एक ग्रीवाखंड का विस्तार दूसरे के ऊपर हो गया। ऑस्ट्राइड ग्रीवाखंड अन्य सभी ग्रीवाखंड को आच्छादित किए हुए है। इसका जो प्रमुख कारण है वो दक्षिण की ओर से आने वाला क्रमिक संपीड़नात्मक संचलन हो सकता है। अब क्या होता है, अनाच्छादन की क्रिया द्वारा अधिकांश क्षेत्रों में ग्रीवाखंड का आवरण
कट गया अनाच्छादन की प्रोसेस से, तथा उसके नीचे की कड़ी चट्टान, खासकर हर्सिनियन मैसिव का भाग जिसके ऊपर ग्रीवाखंड का आरोपण हुआ था, ऊपर आ गया। जब एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड के कुछ भाग के कट जाने से निचले ग्रीवाखंड का भाग दिखाई पड़ने लगता है, तो उस कटे हुए या खुले हुए भाग को खिड़की कहा जाता है। क्या समझे इससे कि एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरा ग्रीवाखंड था, तो ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड के कुछ भाग कट गया जिससे निचले ग्रीवाखंड का भाग दिखाई देने लगता है, तो उस कटे हुए और खुले भाग को खिड़की कहा जाता है। पूर्वी आल्प्स में अपरदन की अधिकता से अधिकांश ऊपरी ग्रीवाखंड कट गए हैं, यानी अपरदित हो गए हैं, तथा निचले ग्रीवाखंड दिखाई देते हैं। इस तरह पूर्वी आल्प्स में पूर्ण खिड़की के उदाहरण मिलते हैं। ग्रीवाखंड के बारे में ही कुछ और बातें हैं जो अपन यहाँ समझेंगे। जब अपनति या वलन का एक भाग टूटकर पास में ही दूसरे भाग पे चढ़ जाता है, तो उसे ऑटोकथोनस ग्रीवाखंड यानी स्वस्थानिक ग्रीवाखंड कहते हैं। लेकिन अगर एक वलन की ग्रीवा वलन के अक्ष के सहारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे मोड़ पर चढ़ जाती है, तो उस दूर स्थित ग्रीवाखंड का संबंध उस स्थानीय चट्टान से नहीं होता जिस पर वह आरोपित होती है, और अत्यधिक संपीड़न के कारण एक ग्रीवाखंड दूसरे ग्रीवाखंड पे आरोपित हो जाता है। ग्रीवाखंड की स्थिति के कारण उस क्षेत्र की संरचना में अत्यंत जटिलता आ जाती है, क्योंकि निचली परतों के ऊपर आ जाने से संरचना उल्टी हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से अत्यधिक संपीड़न के कारण जब एक भाग वलन का टूटकर पास ही स्थित दूसरे भाग पर चढ़ जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है जिसको स्वस्थानिक ग्रीवाखंड कहते हैं। दूसरी स्थिति ऐसी आती है जब वलन के अक्ष के सहारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर अन्य चट्टान का जिस दूर स्थित ग्रीवाखंड का संबंध उस स्थानीय चट्टान से नहीं होता है जिस पर वह आरोपित होती है। तो ये था ग्रीवाखंड या नापे। अब आता है आपका भूपटल विभंग। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को भूपटल विभंग कहते हैं। और ये जो भूपटल विभंग है, अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण तनाव तथा संपीड़न के कारण होता है। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो केवल क्रैक्स पड़ती हैं, उनको चटकन। लेकिन अगर यही शक्ति कुछ ज़्यादा प्रबल होती है तो चट्टानों के स्तर में स्थानांतरण होने लगता है और इसे विभंग या फ्रैक्चर कहते हैं।
और ये जो फ्रैक्चर होता है, विभंग, इसमें चट्टानों का स्थानांतरण सामान्य ही होता है, परंतु अगर तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र है तो विभंग तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है और इसे भ्रंश कहा जाता है, फॉल्ट। तो भ्रंश किसे कहते हैं? तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। और जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में स्थानांतरण होता है उसे भ्रंश तल कहते हैं या विभंग तल कहते हैं। और भ्रंश तल के सहारे ही गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश तल जिसके सहारे गति होती है या संचलन होता है, लंबवत हो सकता है, झुकाव हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, वक्राकार हो सकता है, यानी किसी भी रूप में हो सकता है। और ये जो संचलन है भ्रंश उत्पन्न करने वाला, ये किसी भी दिशा में कार्य कर सकता है, क्षैतिज लंबवत किसी भी दिशा में। चट्टानों में भ्रंश के समय लंबवत दिशा में चट्टानी खंडों का स्थानांतरण हजारों मीटर तक, क्षैतिज दिशा में कई किलोमीटर तक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जो स्थानांतरण है एक ही बार में पूरा हो जाता है। सामान्य रूप में भ्रंश संचलन एक बार में कुछ मीटर तक हो सकता है। भ्रंश वास्तव में भूपटल के निर्बल क्षेत्र को दर्शाता है जिसके सहारे लंबे समय तक संचलन होता रहता है। अब आता है कुछ जो अपन को पता होना चाहिए शब्द जब अपन भ्रंश का अध्ययन करते हैं। पहला है जैसे भ्रंश तल। अभी अपन ने देखा क्या होता है, भ्रंश तल वह सतह होती है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है। फिर आता है भ्रंश नति। भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच के कोण को भ्रंश नति कहते हैं। फिर आता है अपथ्रोन साइड, उत्क्षेपित खंड या ऊर्ध्वपात पार्श्व। यहाँ इसमें आप इस जो डायग्राम बना है इसमें भी देख पा रहे हो, भ्रंश तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित खंड कहते हैं। फिर आता है अधःक्षेपित खंड, डाउन थ्रोन साइड। इसे अवपात पार्श्व भी कहते हैं। ऊपर उठे खंड की अपेक्षा निचले खंड को अधःक्षेपित खंड कहते हैं। भ्रंश तल के दूसरी ओर की खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित और नीचे भाग को अधःक्षेपित खंड। फिर आता है शीर्ष भित्ति। भ्रंश की हैंगिंग वॉल जिसे कह सकते हैं, या आप लटकती दीवार जो देख रहे हो, भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति कहते हैं। फिर आता है पाद भित्ति, फुटवॉल। भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति कहते हैं। फिर आता है आपका भ्रंश कगार
भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। अधिक खड़े ढाल के कारण कगार कभी कभी क्लिफ के समान होते हैं। तो भ्रंश के कारण जो स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे हैं उसको हम भ्रंश कगार कहते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हो डिप के एक साइड में लटकती दीवार, दूसरी साइड में आप खड़ा ढाल देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं भ्रंश कगार। ऊपर उठे भाग को ऊर्ध्वपात खंड या जिसे कहेंगे उत्क्षेपित खंड, नीचे वाले भाग को अधक्षेपित खंड। अब आता है भ्रंश के प्रकार। पहला है सामान्य भ्रंश। भ्रंश कैसे बनेंगे? चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश में शीर्ष भित्ति या निलंबी भित्ति अधक्षेपित खंड की ओर होती है, अर्थात ये भ्रंश तल में नीचे की ओर सरक जाती है और लंबवत या खड़े ढाल वाले होते हैं भ्रंश तल। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है। फिर आता है आपका व्युत्क्रम भ्रंश। जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो इस प्रकार के भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इसमें आप देख रहे हो एक इधर ऐसे जा रहा है, जहाँ पे व्युत्क्रम भ्रंश लिखा हुआ है। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे पे चढ़ जाता है और इस क्रिया को उत्क्रम कहा जाता है। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण, रिवर्स फॉल्ट का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। जब संपीड़न अधिक होता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस तरह के भ्रंश को अधिक्षेपित भ्रंश कहते हैं। फिर आता है आपका पार्श्वीय भ्रंश। क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हो। और पार्श्वीय भ्रंश को ही नति लंबी सर्पण भ्रंश भी कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में कगारों की रचना या तो हो ही नहीं पाती और अगर होती है तो बहुत कम ऊंची होती है। फिर आता है आपका सोपानी भ्रंश। जब किसी भूभाग में कई भ्रंश का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि आपको आकृति भी उसी तरह सीढ़ीदार ये दिखाई दे रही है। ये थे आपके सामान्य, व्युत्क्रम, पार्श्वीय और सोपानी भ्रंश। भ्रंश के द्वारा कई प्रकार की जो भ्रंशन होता है, भ्रंश की ड्यू टू फॉल्टिंग भ्रंशन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। और वो जो निर्माण होते हैं उसमें अपन रिफ्ट घाटी, ग्राबेन, होस्ट आदि का नाम बता सकते हैं।
कल जो वीडियो होगा उसमें अपन रिफ्ट वैली के बारे में अध्ययन करेंगे।